नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्तमानकालीन भारतीय शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वर्तमान भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्तमानकालीन भारतीय शिक्षा का इतिहास होगा। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय शिक्षा का वर्तमान काल भारत में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व के संस्थापन से माना जा सकता है। अंग्रेजी राज्य के प्रगति काल में हमारे समाज को अनेक विचारधाराओं से गुजरना पड़ा है। वस्तुतः ऐसी बात तो संसार के प्रत्येक समाज की प्रगति के संबंध में कही जा सकती है। इन विचारधाराओं के फलस्वरूप देश अनेक उथल पुथल का सामना करता रहा है। शिक्षा पर समाज का प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि वह उसी से और उसी के लिए विकसित होती है। फलतः इन उथल पुथल का हमारी शिक्षा पर भी सदा प्रभाव पड़ता रहा है। अतः कहना न होगा कि भारतीय शिक्षा पर सदैव ही कुठाराघात होता आया है, परंतु इन कुठाराघातों को सहकर भी वह अपने जीवन और जर्जर काया के लिए हुए निरंतर अपने मार्ग पर बढ़ती चली आई है। आज भी वह संघर्षों से छुटकारा नहीं पा सकी है। वर्तमान कालीन भारतीय शिक्षा को दो भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान कालीन भारतीय शिक्षा को दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें से पहला भाग है ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की शिक्षा। आइए दोस्तों, पहला पॉइंट जो कि है उसके बारे में देखते हैं। अंग्रेज़ों के समय की भारतीय शिक्षा। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत की शिक्षा की रूपरेखा विलायत से बनती थी। ऐसी दशा में इस पर वहाँ की परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। अतः भारत की शिक्षा पर इंग्लैंड की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, इसे समझने के लिए हमें वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना होगा। वैसे तो अंग्रेज भारतवर्ष 1600 ईस्वी में आ चुके थे, परंतु उस समय यह केवल व्यापार के उद्देश्य से आए थे। शासन से उनका कोई संबंध नहीं था। शासन के रूप में उनका काल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लगभग 150 वर्ष बाद प्रारंभ होता है। आइए दोस्तों, अब आधुनिक कालीन भारतीय शिक्षा के इतिहास को हम इन कालों में बांट सकते हैं, जो कि यह 6 काल हैं। पहला है सन 1700 से 1813 ईस्वी, जो कि प्रथम काल है। इसके बाद दूसरा है सन 1813 से 1854 ईस्वी, द्वितीय काल। सन 1854 से 1900 ईस्वी, तृतीय काल। सन 1901 से 1921 ईस्वी, चतुर्थ काल। सन 1921 से 1947 ईस्वी, पंचम काल। सन 1947 से अब तक षष्ठम काल है। आइए दोस्तों, प्रथम काल जो कि सन 1700 से 1813 ईस्वी तक चला, इसके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल कंपनी के राज्य में आ जाने पर अंग्रेज़ों के सामने उस प्रांत के बच्चों की शिक्षा का प्रश्न आया। कंपनी इस उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहती थी। इस उपेक्षा के यूँ तो अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्यतः 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य था धन कमाना, न कि यहाँ की जनता की सेवा करना। दूसरा कारण यह था कि उस समय इंग्लैंड की सरकार भारत की शिक्षा को राज्य का काम नहीं समझती थी, तो आश्चर्य नहीं यदि यह आदर्श कंपनी के सामने भी था। कंपनी सोचती थी कि शिक्षा देना उसका काम नहीं है, परंतु कंपनी में काम करने वाले जो अंग्रेज भारत आए, उनमें से कई व्यक्तियों ने अपने अनेक कारणों से कंपनी को शिक्षा के उत्तरदायित्व को अपने में हाथ में लेने के लिए विवश किया। अब प्रश्न यह उठता है कि उन कुछ अंग्रेज़ों ने कंपनी को शिक्षा का उत्तरदायित्व होने के लिए क्यों विवश किया। कारण स्पष्ट है, अंग्रेज बाहर से आए थे। भारत की जनता उनकी भाषा को नहीं समझती थी। ऐसी दशा में कार्य चलाना बड़ा कठिन काम था। अतः शासन का कार्य चलाने के लिए पढ़े लिखे कर्मचारियों की आवश्यकता थी। उन्हीं कर्मचारियों द्वारा अंग्रेज जनसंपर्क में आकर उनकी बातों को समझ सकते थे। इन अधिकारियों का यह भी विचार था कि ऐसा न हो कि यहाँ की जनता हमारे शासन को नवाब के शासन से खराब समझने लगे।
यहाँ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ अंग्रेज तो मानवता की भावना से भी प्रेरित होकर कंपनी को शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने के लिए प्रेरित किए। शिक्षा के कंपनी के हाथ में जाने का कुछ अंग्रेजों ने विरोध भी किया। इस प्रकार इस संबंध में दो विरोधी दल बन गए। पहला दल तो कंपनी के संचालकों का था जो शिक्षा अपने हाथ में लेने के विरोधी थे। दूसरा दल उन अंग्रेजों का था जो कंपनी में काम करने वाले थे और भारत में रह रहे थे। यह दल चाहता था कि कंपनी शिक्षा का भार अपने ऊपर ले ले। इन दो दलों का परस्पर मतभेद लगभग 60 वर्षों तक चलता रहा। जिस समय यह मतभेद चल रहा था उसी समय कंपनी को अंग्रेज धर्म प्रचारकों से भी टक्कर लेनी पड़ी। वह कंपनी की स्थापना के बहुत समय पहले से ही भारत में आ चुके थे, परंतु अभी उनको धर्म प्रचार के लिए कुछ प्रोत्साहन न मिल सका था, क्योंकि तब तक कंपनी की कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। ज्यों-ज्यों कंपनी का क्षेत्र बढ़ता गया त्यों-त्यों इन धर्म प्रचारकों को भी अपना क्षेत्र बढ़ाने का खुला रास्ता मिलता गया। अंत में जब कंपनी के हाथ में बंगाल का शासन आ गया तो धर्म प्रचारकों ने अपने कार्य में कुछ सहायता चाही, परंतु कंपनी इसके लिए भी तैयार नहीं थी। अंग्रेज धर्म प्रचारक अपने धर्म प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाना ही चाहते थे। कंपनी सोचती थी कि भारतवर्ष में धार्मिक प्रश्न बड़ा टेढ़ा है और ऐसा न हो कि ईसाई धर्म प्रचार से यहाँ के लोग भड़क उठें और सरलता से प्राप्त शासन हाथ से निकल जाए। उधर इंग्लैंड में पार्लियामेंट के कुछ सदस्य धर्म प्रचारकों का साथ दे रहे थे। वह समय समय पर पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखकर इनका समर्थन करते रहते थे और उनका यह मत था कि भारत में ज्ञान और प्रकाश को फैलाने के लिए धर्म प्रचारकों को अवसर दिया जाए। धर्म प्रचारकों का उद्देश्य यद्यपि प्रधानतः धार्मिक था, परंतु उनके उद्देश्य का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध था। इसलिए धर्म प्रचार के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ किया उनका शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कंपनी के कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध इंग्लैंड में रहने वाले कंपनी के पदाधिकारी विजयी हुए। कंपनी को अधीनस्थ प्रांतों के बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य होना पड़ा और सन 1813 ईस्वी के आज्ञापत्र के अनुसार भारतवासियों की शिक्षा के लिए कुछ प्रबंध किया गया और इस कार्य को चलाने के लिए एक निश्चित रकम देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही धर्म प्रचारकों को भी कुछ सफलता मिली। उन्हें धर्म प्रचार के लिए सुविधाएं दी गई थी। इस प्रकार सन 1813 ईस्वी से शिक्षा सरकार के हाथ में आ गई और अब वह शासन का एक मुख्य अंग मानी जाने लगी।